हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीडीपी जो कि हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें प्रीवियस 25 क्वेश्चंस की, तो हमने ये प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ विजिट माय चैनल और इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 26 क्वेश्चंस के ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 क्वेश्चन है, व्हाई डू चिल्ड्रन डिफर्स इन फिजिकल कैरेक्टर्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड, स्किल्स एट्सेट्रा। तो क्यों बच्चे जो है फिजिकल कैरेक्टर, वैल्यूज़, एटीट्यूड या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस कारण से होता है? ड्यू टू नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। जो भी बच्चे का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इट इज़ द आउटपुट ऑफ रिलेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्किंग अ क्वेश्चन इन द क्लासरूम, क्लैरिफाई द सब्जेक्ट मैटर, डेवलप्स इनएक्टिविटी, इज वेस्टेज ऑफ टाइम या क्रिएट इनडिसिप्लिन। तो इनडिसिप्लिन तो नहीं आता है, ना ही वेस्टेज ऑफ टाइम है, ना ही ये इनएक्टिविटी जो है क्रिएट करता है। तो अगर आप क्वेश्चन पुट करते हो बच्चे से तो इट क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, राइट आंसर है क्लैरिफाई द सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट है आपके पास सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट मीन्स। देखिए, ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो तरह का डेवलपमेंट होता है, दो तरह की जो डेवलपमेंट प्रिंसिपल है, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होती है एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होती है। ये डेवलपमेंट डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू फुट, डेवलपमेंट फ्रॉम फुट टू हेड, डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम मिडवे टू पेरिफ्री एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हेड टू फुट। देखो, जो सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है इसमें आपकी जो डेवलपमेंट होती है फ्रॉम हेड टू फुट होती है, सिर से पाँव की तरफ इसमें विकास होता है। अगर हम दूसरी बात करें, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट की बात करें, तो उसमें आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो मिड पार्ट ऑफ द बॉडी टू द पेरीफ्री चलती है, मध्य पार्ट से आपकी बाहर की तरफ चलती है, पेरीफ्री की तरफ चलती है आपके प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट में। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे सबसे पहले हमारे दांत जो आते हैं वो सेंटर के दांत आते हैं, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो सेफेलोकॉर्डल में तो आपका सिर से पैर की तरफ आता है, लेकिन प्रॉक्सिमोडिस्टल में आपका सेंटर टू पेरिफ्री आपकी विकास चलता है, डेवलपमेंट चलता है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन की बात करें तो सडन अपीयरेंस ऑफ रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शन इज नॉन एज, कि अचानक से आप रिस्पॉन्स शो करते हैं जो कि कभी आप भूल चुके थे, उसे क्या कहते हैं? स्टिमुलस जनरलाइजेशन, एक्सटिंक्शन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन या स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो अचानक से आप भूले हुए रिस्पॉन्स को शो कर रहे हो तो इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अचानक से आपको याद आ रही है, तो ये है आंसर डी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। नेक्स्ट है, द हाइएस्ट नीड ऑफ मैस्लो थ्योरी इज सेफ्टी नीड, सेल्फ एस्टीम, फिजियोलॉजिकल नीड या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अगर हम बात करें मैस्लो की थ्योरी की, तो इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड दी है। तो इन्होंने 5 तरह की नीड बताई है। सबसे पहले आपके फिजियोलॉजिकल नीड आती है, सेफ्टी नीड आती है सेकंड में, थर्ड आपका एस्टीम नीड है, लव एंड बिलोंगिंग नीड है, फोर्थ आपका एस्टीम नीड है एंड लास्ट नीड आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। ये मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर नीड का पता होना चाहिए, कौन सी स्टेज में, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड कौन सी है और लास्ट स्टेज में कौन सी नीड आती है। तो इसमें क्वेश्चन था हाईएस्ट नीड ऑफ मैस्लो थ्योरी इज, तो राइट आंसर है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डी आंसर सही है। 31 क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू बेंड्यूरा अ चाइल्ड लर्न बाय इमिटेशन, मोटिवेशन, रिइंफोर्समेंट या इंसाइट। तो इसका सही आंसर है इमिटेशन। अगर हम बात करें, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है कि हम ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीख सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी इनकी है। तो इमिटेट करना मतलब अनुकरण करना, नकल करना। तो ये भी क्या होता है कि हम ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, तो इसलिए इनके अकॉर्डिंग बच्चे जो है इमिटेशन से सीखते हैं, नकल से सीखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस कोशेंट इज। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। फॉर्मूला क्या है आप IQ फाइंड करने का? तो ये रहता है मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100, जहाँ पे जो मेंटल एज होती है वो आपकी इंटेलेक्चुअल एज होती है, कि जिस तरह से जिस एज में आप परफॉर्म कर रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल एज होती है आपकी वास्तविक आयु, जो एक्चुअल आप है। जैसे सपोज दैट बच्चा जो है 10 साल का है और उसकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो जैसे 5 साल के बच्चा रिएक्ट करता है वैसे वो परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे 5 साल उसकी मेंटल एज हो जाएगी और एक्चुअल एज तो उसकी 10 थी, तो 10 साल उसकी क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगी। तो इस तरह से हम IQ फाइंड करते हैं। 5 उसकी जो है मेंटल एज थी, क्रोनोलॉजिकल एज 10 थी, गुणा हम ऐसे 100 कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 50 IQ कितना आ जाएगा? 5 × 10 इज इक्वल टू 50। तो ये बिलो एवरेज आ गया है उसका IQ। तो इस तरह से हम जो है IQ को फाइंड करते हैं।
तो ये इसका जो सही आंसर है वो है मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेक्स्ट बात करते हैं 33 क्वेश्चंस की। तो अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। तो वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग जो संज्ञानात्मक विकास होता है किस पर प्रभावित होता है, किस पर डिपेंडेंट है? एनवायरमेंटल प्रोसेस, मेंटल मैच्योरिटी, सोशल इंटरेक्शन या जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स पे तो ये बिल्कुल बात नहीं करते हैं, तो ये इनका जो है रहता है सोशल इंटरेक्शन पर। ये काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि सोसाइटी का, हमारे कल्चर का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे संज्ञानात्मक विकास में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है आपके पास हु प्रोपाउंडेड द बेसिक टीचिंग मॉडल। तो ये बेसिक टीचिंग मॉडल किसने दिया है? आपका रॉबर्ट ग्लेशियर है जिन्होंने जो है टीचिंग मॉडल दिया है। नेक्स्ट है आपके पास पियाजे कॉल्ड चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉक एज प्राइवेट स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच, सेल्फ टॉक या नन ऑफ द अबव। देखो पियाजे के अकॉर्डिंग जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है तो जिस भाषा का वो इस्तेमाल करता है उनको इन्होंने क्या नाम दिया है? तो पियाजे के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है उसे ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो ये कॉन्सेप्ट भी, ये डिबेट भी है वाइगॉट्स्की और पियाजे के बीच लैंग्वेज को लेकर कि कौन सी भाषा का प्रभाव पड़ता है आपके संज्ञानात्मक विकास में। लेकिन जो पियाजे है वो कहते हैं कि जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है तो वो सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच का इस्तेमाल करता है, बड़बड़ाता है, अपने डायरेक्शन को, अपने जो थॉट होते हैं उनको डायरेक्शन देता है। तो इसका कोई विकास नहीं होता, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है एक बच्चे के विकास में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पियाजे ने इस स्पीच का को क्या नाम दिया है जब वो सेल्फ डायरेक्टेड करता है, मतलब 2 से 6 साल वाली जो भाषा होती है इसको इसने क्या नाम दिया है? तो पियाजे ने इसी भाषा को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है। तो इसका सही आंसर है बी, ईगोसेंट्रिक स्पीच। लेकिन अगर हम वाइगॉट्स्की की बात करें तो वाइगॉट्स्की ने इसी ईगोसेंट्रिक स्पीच को प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है जब बच्चा सेल्फ डायरेक्टेड टॉक करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पियाजे और वाइगॉट्स्की की थ्योरी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास CCE स्टैंड फॉर। तो CCE स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कि अगर हमें बच्चे का मूल्यांकन करना है तो कंटिन्यूसली करना है, लगातार करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट लेनी है, समेटिव करना है, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव वे में करना है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ सभी को साथ लेकर हमने बच्चे का मूल्यांकन करना है। तो ये CCE स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। देखिए टीचिंग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, RTE की फुल फॉर्म क्या है, इस तरह से जो है हमें पता होना चाहिए। NCF क्या है, NCFTE क्या है, NCERT क्या है, तो ये जो फुल फॉर्म है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास द रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ CS विदाउट द UCS रिजल्ट इन। कि अगर आप कंडीशन स्टिमुलस प्रोवाइड करते हो विदाउट द UCS, अगर आप अनकंडीशन स्टिमुलस उसके साथ प्रेजेंट नहीं करते हो, ओनली यू गिव द CS कंडीशन स्टिमुलस, तो उसकी वजह से कौन सा रिस्पॉन्स आपके पास ट्रिगर होगा? तो ये आपके पेवलव की थ्योरी से रिलेटेड है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इनहिबिशन, एक्सटिंक्शन या हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर आप UCS प्रोवाइड नहीं करोगे, मतलब उसकी एसोसिएशन नहीं करोगे, सिर्फ आप कंडीशन कर रहे हो, तो एक समय के बाद क्या हो जाएगा? वो बिहेवियर आपका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें जैसे पेवलव के केस में था, कुत्ते के सामने हम जो है जो CS क्या था, कंडीशन स्टिमुलस, उसकी बेल थी, घंटी बजा रहे थे। तो कंडीशनिंग तो हमने ऐसे की थी कि घंटी के साथ हमने UCS दिया था, खाना दिया था, तो इस तरह से हम जो है कंडीशनिंग कर रहे थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम सिर्फ CS ही दे रहे हैं, घंटी ही बजा रहे हैं, उसको UCS नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रिस्पॉन्स करना भूल जाएगा, जब वो लाट अपने नहीं टपकाएगा, क्योंकि उसको लगेगा सिर्फ घंटी ही बज रही है, खाना तो नहीं दिया जा रहा है, तो इस तरह से वो रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। तो ये उसका एक्सटिंक्शन बिहेवियर होगा। तो इसका आंसर जो होगा एक्सटिंक्शन, क्योंकि यहाँ पे CS ओनली प्रोवाइड किया जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ UCS को जो है निग्लेक्ट किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक इज एनवायरमेंट इज सेंटर ऑफ नॉलेज, सेंसरी मोटर स्टेज, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो ईगोसेंट्रिक होता है वो आपके 2 से 6 साल वाला पीरियड होता है, जब बच्चे को लगता है कि सेंटर में वो है और अराउंड हिम उसके जो है वर्ल्ड घूम रहा है, मतलब उसके चारों ओर जो है हर एक चीज़ घूम रही है, सेंटर में वो है, उसने जो सोचा है वो सही सोचा है, बाकी सब गलत है। तो ये होता है आपका ईगोसेंट्रिज्म जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है, बस वो ही है, उसके अराउंड संसार घूमता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। ठीक है, तो ये है आपका सेंट्रिक ईगोसेंट्रिक अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। नेक्स्ट आपके पास अल्फ्रेड बिने इज फेमस फॉर डेवलपिंग द। अल्फ्रेड बिने ने
जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी इनको कहा जाता है। तो इन्होंने क्या डेवलप किया है, प्रोजेक्टिव टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, फिक्स्ड अल्टरनेटिव टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट। तो अभी मैंने कहा कि इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है, तो इसलिए राइट आंसर भी क्या होगा, इन्होंने डेवलप किया है, कंडक्ट किए हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, अगर हम बात करें 1905 में। ये क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एडमिशन ऑफ अ चाइल्ड टू अ पर्टिकुलर क्लास इज ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ चाइल्ड, एज ऑफ चाइल्ड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ चाइल्ड या एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स। देखो RTE के तहत क्या है, बेसिस क्या है आपके एडमिशन का, बेसिस है कि जब बच्चा 6 साल का होगा तभी आप क्या है उसको दाखिला दोगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड एज बच्चे को एडमिशन दी जाती है। जैसे 6 साल में ही बच्चे को हम पहली कक्षा में दाखिला देंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि अगर बच्चा जो है 8 साल का है तो बच्चे को क्या हम पहली कक्षा में दाखिला देंगे? नहीं। इसके अकॉर्डिंग है कि एज के मुताबिक, जिस एज में बच्चा, जैसे 8 साल का है, हमें पता है 6 साल में अगर बच्चा है तो हम पहली में एडमिशन देंगे, 7 साल में है तो सेकेंड क्लास में एडमिशन देंगे, 8 साल का बच्चा है तो हमें उसे 3rd क्लास में ही एडमिशन देनी है। ये कहता है आपका RTE कि एज एप्रोप्रिएटिव क्लास में हमें बच्चे को दाखिला देना है। तो सही आंसर है इसका एज ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर कॉल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन, लर्निंग डिसेबल या रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले कि देखिए मेंटल एज जो है अगर किसी की क्रोनोलॉजिकल एज से कम है, सपोज दैट मेंटल एज कितनी है आपकी 5 है, क्रोनोलॉजिकल वही वाला क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, अगर मतलब एक्चुअल एज उसकी जो है 10 है, सपोज कर रहे हैं हम, लेट कर रहे हैं, एक्चुअल में नहीं है बट हम लेट कर रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो आपकी मेंटल एज है वो आपकी कम है क्रोनोलॉजिकल एज से। तो मेंटल एज हमने मान ली 5, क्रोनोलॉजिकल एज मान ली 10, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गुणा हम 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 और 0 हमने लगा दिया, तो IQ कितना आया 50। अब इस 50 IQ को इन्होंने यहाँ पे बोला है कि तो बच्चा क्या होगा, गिफ्टेड चिल्ड्रन होगा? नहीं, क्योंकि हमें पता है गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो IQ रहता है मोर देन 130 रहता है। नॉर्मल चिल्ड्रन नहीं है क्योंकि IQ 50 है और नॉर्मल चिल्ड्रन का हमें पता है 90 to 120 रहता है। लर्निंग डिसेबिलिटी है या रिटार्डेड चिल्ड्रन है। देखो लर्निंग डिसेबल है या बैकवर्ड बच्चा है, बैकवर्ड चाइल्ड है, स्लो लर्नर है, तो उसका जो IQ रहता है आपका 70 से 80 के बीच रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिटार्डेड चिल्ड्रन की, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की, तो इनका IQ रहता है बिलो 70। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। IQ जिनका बिलो 70 होता है वो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं। तो यहाँ पे आपका IQ कितना आ रहा था, 50 आ रहा था, तो इसलिए ऐसे बच्चे जिनका मेंटल एज आपके क्रोनोलॉजिकल एज से कम होता है तो वो लाई करते हैं आपके रिटार्डेड, वो आपका यहाँ पे रिटार्डेड चिल्ड्रन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 42 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रॉपर सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले इन्फेंसी, एडोलेसेंस आती है, बिल्कुल नहीं आती है। इन्फेंसी के पास डायरेक्ट अडल्टहुड आ जाती है, नहीं आती है। चाइल्डहुड पहले आती है, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो इन्फेंसी आती है, देन आपका चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलेसेंस पीरियड आता है, देन आपका अडल्टहुड आता है। 0 से 2 इन्फेंसी स्टेज रहती है, 2 से 12 तक चाइल्डहुड रहता है, 12 से 18 तक एडोलेसेंस रहता है, आफ्टर 19 आपका अडल्टहुड पीरियड रहता है। तो प्रॉपर सीक्वेंस है आपका इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का जो सेंटर पॉइंट है किसे रखा जाना चाहिए? टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, गार्डियन या चाइल्ड। ऑब्वियसली बात है बच्चे को ध्यान में रख के, बच्चे को सेंटर में रख के उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपके पास, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज टीचर सेंटर है, असेसमेंट सेंटर है, परफॉर्मेंस सेंटर है या स्टूडेंट सेंटर है? तो कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन आपका क्या है? स्टूडेंट सेंटर है या फिर असेसमेंट सेंटर है? इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए असेसमेंट सेंटर तो है कि हमें पता है ये असेसमेंट से रिलेटेड है, इवेल्युएशन से रिलेटेड है, मूल्यांकन से संबंधित है, लेकिन कैसा होना चाहिए? ये बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बच्चे का हमने 360 डिग्री में आपने इवेल्युएट करना है, पूरे 360 एंगल में, मतलब पूरे ओवरऑल बच्चे को इवेल्युएट करना है। तो ये स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग आपने बच्चे को का मूल्यांकन करना है। तो इसका सही आंसर होगा डी, स्टूडेंट सेंटर। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग। इनमें से लर्निंग का एक डोमेन कौन सा नहीं है? कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव या स्पिरिचुअल। अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव है आपका, साइकोमोटर है, इफेक्टिव है, स्पिरिचुअल की इसमें जो है कोई बात नहीं कहते हैं, तो स्पिरिचुअल इसका जो है राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 46 क्वेश्चन की, द थ्योरी दैट वी ऑल एक्सपीरियंस अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट क्राइसिस
विदाउट आर लाइव्स थ्रू आउट आर लाइव्स वॉज प्रपोज्ड बाय, कि हम जो है डेवलपमेंटल क्राइसिस को फेस करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, ये किसका कॉन्सेप्ट है कि पूरी लाइफ में जितना भी हमारा लाइफ स्पैन होता है उस हर स्टेज में, लाइफ के हर फेज़ में कॉन्फ्लिक्ट है, क्राइसिस है, और उन कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस को ओवरकम करके हम अपने पर्सनैलिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? सिगमंड फ्रॉइड का है, एडलर का है, शेल्डन का है, या एरिक एरिक्सन का है? तो ऑब्वियस सी बात है, एरिक एरिक्सन ने लाइफ के 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिया है, जहाँ पर ये कहते हैं कि हर एक स्टेज में क्राइसिस है, उन कॉन्फ्लिक्ट उन क्राइसिस को ओवरकम करके हम अपने जो है पर्सनैलिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है एरिक एरिक्सन, डी। नेक्स्ट है आपके पास, डिस्ग्राफिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी विच अफेक्ट्स पर्सन्स विजुअल एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी, हियरिंग एबिलिटी या रीडिंग एबिलिटी। देखिए जो लर्निंग डिसऑर्डर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास। डिस्ग्राफिया से रिलेटेड आपका जो है राइटिंग एबिलिटी है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ग्राफ आ रहा है। डिस तो सभी में आएगा, डिसलेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया, ये तो आपको पता है, लेकिन जैसे ग्राफ आ रहा है, डिसग्राफ आ रहा है, तो ग्राफ में क्या करते हो आप? ड्रॉ करते हो, लिखते हैं कुछ, तो इसलिए ऐसे याद रखना है कि जो डिस्ग्राफिया है आपका वो रिलेटेड है आपके राइटिंग डिसऑर्डर से। तो अगर हम बात करते हैं डिसलेक्सिया आपके रीडिंग डिसऑर्डर है। डिसकैलकुलिया से याद रखना है, कैलकुलेशन से रिलेटेड। डिसकैलकुलिया आपका मैथ्स डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपका डिस्ग्राफिया है, तो इसका सही आंसर है आपका राइटिंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है आपके पास, द कंडीशनड स्टिमुलस इन पेवलव कंडीशनिंग इज, जो कंडीशन स्टिमुलस होता है, ठीक है, वो क्या है आपके पास? फूड है, सलाइवा है, बेल है, नन ऑफ द अबव है। ये पेवलव की थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जो कंडीशन स्टिमुलस होता है आफ्टर कंडीशनिंग, ये ट्रिगर करता है आपकी कंडीशन रिस्पॉन्स को। तो लास्ट में जब हम आफ्टर कंडीशनिंग करते हैं, कुत्ते के सामने सिर्फ बेल बजाते हैं और कुत्ता उस बेल को देखने मात्र ही सलाइवा सीक्रेट करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो कंडीशन स्टिमुलस है ये क्या होता है? खाना देते हैं लास्ट में, खाने की वजह से लार आती है, सलाइवा होता है, सलाइवा तो हमें पता है ये तो रिस्पॉन्स है, या फिर बेल है। तो ये कंडीशन स्टिमुलस आपकी बेल है, जिसकी वजह से हम कंडीशन रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसका सही आंसर है आपके पास सी, बेल। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर मोटिवेशन इज, मोटिवेशन क्या है? फिजिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, या कल्चरल फैक्टर है? देखो मोटिवेशन क्या आपके पास एक इंटरनल एनर्जी है जो कि आपको किसी काम को करते रहने के लिए आपको प्रेरित करती है। तो ये आपका साइकोलॉजिकल एक फैक्टर माना जाता है, एक इंटरनल एनर्जी माना जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नेसेसरी फॉर डैश चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन, क्रिएटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या नन ऑफ द अबव। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिव डेवलपमेंट, कि आप क्रिएटिविटी को एनहांस करें, क्रिएटिव डेवलपमेंट हो आपका, तो इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिव डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है ए। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।